हेलो एवरीवन। देखिए ये स्थिर वैद्युत का लेक्चर नंबर 19 है। ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्षेत्रफल सदिश। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये काम आने वाला है। अच्छा, अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस में केवल क्षेत्रफल को पढ़ा है, लेकिन इसके साथ एक नया शब्द क्या जुड़ गया, सदिश। यानी एक ऐसा क्षेत्रफल जिसकी दिशा भी हो उसको हम क्षेत्रफल सदिश कहें। अब कोई भी सतह ले लीजिए, कोई भी सरफेस ले लीजिए, कोई भी क्षेत्रफल ले लीजिए, सबका एक दिशा होता है, उसको हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। और वो जो दिशा होती है किसी भी सतह के जस्ट लंबवत होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक प्लेट रखी हुई है और इस प्लेट का या लंबाई कह दें तो ये लंबाई a है और इसकी चौड़ाई अगर देखा जाए तो b है। परंतु अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो हम सीधा क्या लिखते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये उसका परिमाण है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर इसी की दिशा के बारे में बात की जाए तो ये इसका जस्ट लंबवत एक रेखा खींचनी पड़ेगी। तो इस एरिया का या इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो इसके लंबवत खींची गई रेखा के अनुदिश होगा। तो याद रखना, कोई भी सतह होगी ना उसका एक लंबवत लाइन खींच देना है, वो दिशा क्या होगी, उसकी क्षेत्रफल की दिशा होगी और उसको हम क्षेत्रफल सदिश कहेंगे। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स की कितनी सतहें हैं, सरफेस है, ये एक फेस है, एक इधर साइड में फेस है। आप देख सकते हैं कि इसके पास टोटल कितने फेस हो जाएंगे, 6 फेस हो जाएंगे। तो 6 दिशाएं हो जाएगी इसकी भी। तो इस फेस की जो दिशा होगी इसकी लंबवत होगी, यानी ये हो गई। ऊपर वाले के लिए ऊपर हो जाएगी, इस साइड वाले के लिए साइड में, नीचे वाले के लिए नीचे। आपके सामने जो है उसकी दिशा आपके सामने हो जाएगी और उसके पीछे वाले की पीछे की तरफ हो जाएगी। अगर एक गोलाकार वस्तु की बात करें या एक गोले की बात करें तो गोला 3D में होता है, त्रिविमीय स्थिति में होता है। तो इसके किसी भी बिंदु पर अगर आपको लंबवत रेखा खींचनी है तो वो बिंदु से केंद्र की ओर जाने वाली जो रेखा होगी वो ही उसका लंबवत दिशा कहलाएगी और वो ही उसका क्षेत्रफल सदिश होगा। इसका काम हमें अगले टॉपिक में आने वाला है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत फ्लक्स, जो फाई द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी भी सतह से, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सतह से किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी उसे ही हम विद्युत फ्लक्स कहेंगे उस सतह के लिए। बस जरूरी बात यह है कि विद्युत बल रेखाएं जो है उस सतह से लंबवत गुजरना चाहिए, परंतु क्षेत्रफल सदिश के समांतर गुजरना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पर आप देखें विद्युत क्षेत्र ई में उपस्थित किसी पृष्ठ या सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे उस पृष्ठ का या उस पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, यानी ये एक नंबर होता है कि किसी पृष्ठ से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरे वही उस पृष्ठ का क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स कहलाएगा, और ये एक अदिश राशि होती है। अब यहाँ पर दूसरे डायग्राम में अगर आप देख रहे हो तो ये एक प्लेट है जिसका एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश तो उसके लंबवत जा रहा है, परंतु ये एक लाइन जा रही है जो विद्युत क्षेत्र को या विद्युत दिशा को दर्शा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है। परंतु अभी हमने क्या पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं उसके लंबवत गुजरना चाहिए। ठीक है, कैसे गुजरना चाहिए, उसके लंबवत गुजरना चाहिए, परंतु यहाँ तो कुछ कोण पे जा रही है, किसके साथ, क्षेत्रफल सदिश के साथ। तो हमने कहा कि हमें तो वो चाहिए ना जो क्षेत्रफल सदिश के साथ में जाए। तो हम क्या करेंगे, इस ई के घटक ले लेंगे। तो ई ऐसा जा रहा है जो इसके साथ कितना कोण बना है, थीटा। तो इस ई का इधर जाने वाला घटक हो जाएगा ई कॉस थीटा और एक लंबवत हो जाएगा ई साइन थीटा। लेकिन हमें कौन सा लेना है, हमें तो वो लेना है जो एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश के साथ जा रहा है, और कौन जा रहा है, ई कॉस थीटा। अगले पेज पे चलता है। यहाँ देखेंगे कि हमें ई के घटक लेना है, लेकिन वो घटक जो हमें लेना है जो क्षेत्रफल सदिश के समांतर या अनुदिश होगा, तो ही उसका फ्लक्स काउंट किया जाएगा। अब यहाँ देखो आप, मैंने वही बताया कि ये जो रेड वाली लाइन है ये क्षेत्रफल सदिश है और ई के मैंने 2 घटक ले लिए। तो एक जो घटक होगा वो बेसिकली इधर चला जाएगा जो कितना होगा, ई कॉस थीटा, और एक लंबवत चला जाएगा ई साइन थीटा। अब ई साइन थीटा तो हमारे कुछ काम का है नहीं, तो हमें काम का है ई कॉस थीटा। तो ई कॉस थीटा आप देखें कि ये सब क्षेत्रफल सदिश के साथ में ही आगे बढ़ रहा है। तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा उसी से हमें क्या मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा। तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है जो क्षेत्रफल सदिश के साथ जाने वाला
विद्युत क्षेत्र जो कि कितना है ई कॉस थीटा, और क्षेत्रफल सदिश, इन दोनों का जो गुणा होगा वही फ्लक्स कहलाएगा। विद्युत फ्लक्स है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसलिए ई लिखा जाएगा। आगे अगले चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा, वहाँ एम लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर ई कॉस थीटा को मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया है। ई कॉस थीटा का वेक्टर फॉर्म लिखना पड़ेगा आपको, यानी फ्लक्स का वेक्टर फॉर्म लिखना पड़ेगा। अब चूंकि ये अदिश है लेकिन ये दो राशियाँ सदिश हैं, तो दो राशियों का सदिश गुणनफल ऐसा हो कि सामने वाला अदिश आ जाए, तो उसको ए डॉट बी यानी ई वेक्टर डॉट बी वेक्टर के साथ में लिखा जाता है। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया? ये हमारा फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला है। आगे चल के इसके मैं कई अलग अलग प्रकार आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, एक आवेश है, इस एक आवेश को हमने एक गोले में बंद कर दिया है, यानी एक 3D गोला है या स्फीयर है जिसके अंदर हमने एक केंद्र पर आवेश रखा हुआ है। अब आवेश से क्या निकलता है? विद्युत रेखाएं निकलती है, सभी दिशाओं में निकलती है। जैसे ये देखो 3D में निकलेगी, है ना। परंतु हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं, एक छोटा सा क्षेत्रफल का हिस्सा। जैसे टोटल हिस्सा क्षेत्रफल का कितना है? एस है, तो छोटा सा जो हिस्सा होगा वो ds हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये ds हो गया, इसलिए इसको हम अल्पांश कहेंगे। इस अल्पांश से भी तो विद्युत बल रेखाएं ऐसे ही निकल रही है। अब इस अल्पांश, ये तो हो गया क्षेत्रफल, लेकिन क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? इससे लंबवत एक रेखा खींचनी, तो ये हो गया क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच में एक कोण बन रहा है जो कि कितना है? 0 डिग्री। और ये यकीन मानिए हर एक बिंदु पर 0 डिग्री ही बनेगा। हर एक बिंदु पर कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमारा जो फॉर्मूला है फ्लक्स का वो है ई, अच्छा यहाँ पर एक छोटे से अल्पांश की बात हो रही है, तो छोटा सा फ्लक्स होगा इसलिए डी लग जाएगा वहाँ, तो डी फाई हो जाएगा ई यानी विद्युत क्षेत्र, डी एस यानी वो छोटा सा क्षेत्र अल्पांश, और कॉस थीटा, थीटा किन के बीच का कोण है? ई व डी एस के बीच का, और जो कि कितना आ रहा है? 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा। इसको अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज नहीं भी रख सकते हो। थीटा को आगे चलने दीजिए। हमें पता है कि गोले के केस में थीटा का मान 0 हो रहा है। अब पूरे गोले के कारण अगर फ्लक्स निकालना है तो आपको करना पड़ेगा समाकलन, इंटीग्रेशन करना है या समाकलन करना है, जिससे छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर एक बड़ा रिजल्ट मिलता है। तो डी फाई एक छोटा सा हिस्सा है फ्लक्स का, लेकिन अगर मैं समाकलन कर दूँ तो मुझे एक बड़ा सा हिस्सा या टोटल हिस्सा या कुल हिस्सा मिल जाएगा। तो डी फाई की वैल्यू ई डी एस कॉस थीटा होती है, और इस तरह मेरे पास एक नया फ्लक्स का इक्वेशन आ गया इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन या समाकलन के रूप में। तो आपके लिए ये भी सही है, ऊपर वाला भी सही है। ऊपर वाला हमारा एक बेसिक इक्वेशन है, लेकिन हमने इसको इंटीग्रेशन के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों के पार्ट में तोड़ लिया है, आगे उसको हमने इस तरह से लिख दिया है, और ये फ्लक्स का एक महत्वपूर्ण सूत्र माना जाता है। अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर मात्रक की बात होगी, विमित सूत्र की बात होगी, दो बातों के हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमारा फ्लक्स का समीकरण होता है ई और ए। ई विद्युत क्षेत्र होने की वजह से इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, और एरिया यानी क्षेत्रफल होने की वजह से मीटर स्क्वायर। तो डी फाई यानी कि ये हो जाएगा न्यूटन। इसको अरेंज करेंगे तो फाइनल जो हमारे पास आएगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एसआई पद्धति में उसका फॉर्मूला होता है। विमा की अगर हम बात करें तो विमा के का जो फॉर्मूला है वो भी बेसिक ही निकाला जाता है। ई इंटू ए को कैसे निकालेंगे? ई बेसिकली विद्युत क्षेत्र है, और जिसका ई बराबर होता है बल बटे आवेश, तो बल बटे आवेश लिख दिया। ए वैसा का वैसा। एफ का होता है mlt-2, और आवेश का होता है at, क्षेत्रफल का हो जाएगा l स्क्वायर। सबको कंबाइन करने के बाद मेरे पास फाइनल इक्वेशन ml3t-3a-1 इट इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स या विमा होता है फ्लक्स का। ठीक है, स्पेशल केस देख लेते हैं। जब थीटा की वैल्यू 0 हो उस समय फ्लक्स आपके पास सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि cos 0 1 कहलाता है, तो फ्लक्स उस समय मैक्सिमम होगा ई ए cos 0, है ना। ये स्थिति कब आएगी? जब सारी विद्युत बल रेखाएं एरिया क्षेत्रफल सदिश के साथ में आगे बढ़ रही हो, यानी क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर एक हो जाएगी तो उस केस में फ्लक्स अधिकतम आएगा। थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाए तो फ्लक्स तो 0 आ जाएगा। ये कैसी बात है कि प्लेट आपकी जो है ऐसी रखी है, इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर चला गया, लेकिन विद्युत बल रेखाएं सारी की सारी 90 डिग्री पे निकल गई। तो ऐसे केस में कोई भी इस प्लेट के साथ संपर्क में विद्युत बल रेखाएं नहीं आएगी और फ्लक्स 0 माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जब 180 डिग्री की बात हो रही होगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल गई,
लेकिन इस प्लेट का क्षेत्रफल सदिश उल्टा चला गया। 180 डिग्री होने पर cos 180 का मान -1 होता है और यहाँ पर भी फ्लक्स मैक्सिमम माना जाएगा। माइनस साइन खाली इतना बता रहा है कि E और A का दिशा जो है या डायरेक्शन जो है वो विपरीत है। लेकिन जब चौथे केस की हम बात करें 270 डिग्री पर अगर हम बात कर रहे हो तो यहाँ पर देखो मैंने वही वाला केस यहाँ पर रिपीट कर दिया, थोड़ी सी गलती हो गई हमसे, इसको ठीक कर दें। यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 270 डिग्री, कितना लिखना है हमें 270 डिग्री। तो 270 डिग्री की वैल्यू भी वही होती है जो cos 90 की होती है, यानी ये भी 0 हो जाएगा, राइट। तो उस हिसाब से हमारा जो यहाँ फ्लक्स होगा वो मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम दो केस में आया है, एक तो थीटा जब 90 डिग्री था या थीटा जब 270 डिग्री था। तो दोनों ही केस में फ्लक्स जो है हमारे पास 0 आ रहा है। आई होप आपको सारी कंडीशन समझ में आ गई होगी और ये टॉपिक अच्छे से करिए, तब जाके अगला टॉपिक यानी गॉस लॉ समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।